वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी ठीक से चल रही होगी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की, जो कि 16-17 फरवरी को अलॉटेड है डेट। ऐसा उन्होंने बोला है कि इस डेट पे एग्जाम होगा। और होपफुली कि अभी आप अपनी रिवीजन का प्रोसेस भी कर रहे होंगे कंटिन्यूअसली एंड प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, बिकॉज इस टाइम पे मैक्सिमम आपका जो इस कवरेज कवर होगा टॉपिक, वो प्रैक्टिस करने से ही होगा। जिस जिस टॉपिक का भी आपके सिलेबस में मेंशन है, उन टॉपिक के प्रीवियस ईयर के या फिर अदर किसी एग्जाम्स के उस स्टैंडर्ड का या फिर किसी क्वेश्चन बैंक को लेकर के आप उसको सॉल्व करते रहिए। जितना ज़्यादा पेपर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट में रिफाइनमेंट आएगा और आपको बेहतर बनाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, मतलब ऐसे यूनिट नहीं है लेकिन आपको टॉपिक दे रखा है पढ़ने के लिए। अगर आप ज़ूलॉजी से प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर बॉटनी से कर रहे हैं, दोनों में ही आपको ये टॉपिक मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो अगर आप ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और अगर बॉटनी के आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में बेसिकली पूरा बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक्स है उनसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, और प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जो कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं, और पहला ही जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है, दैट इज व्हाट इज द एंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एंजाइमेटिक फंक्शंस क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो लोग बायोटेक बैकग्राउंड के नहीं हैं, दैट मीन्स अगर आपने कोर जूलॉजी से पढ़ा हुआ एमएससी किया हुआ है, तो शायद आपको बायोटेक्नोलॉजी उतना डेप्थ में पढ़ने को नहीं मिला होगा, बट अपनी जानकारी तो होगा ही, और आपने पढ़ा ही है और आप नेट क्वालिफाई भी है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्लास ऑफ एंजाइम है, और खास करके कैसा, दैट इज न्यूक्लियस क्लास का, राइट। सो न्यूक्लियस क्लास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये दो कैटेगरी का होता है। न्यूक्लियस जो एंजाइम होगा वो बेसिकली आपका दो कैटेगरी का, दैट इज एक तो होगा एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होगा आपका दैट इज इंडोन्यूक्लियस। ये दो कैटेगरी होंगी आपकी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब हो जाता है कि अगर कोई डीएनए का सेगमेंट है या स्ट्रैंड है डबल स्टैंडर्ड, तो उसके टर्नल एंड पे अगर वो कट लगाएगा तो उसको आप बोलते हैं दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, और अगर उसके इन बिटवीन में लगाता है कट तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द इंडोन्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करता है, और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का भी एक स्पेशल टाइप है, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको कि आप शॉर्ट में आरई के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, दैट मीन्स ये है कि ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और उस पे क्या करेगा, ये कट करेगा। मतलब यूं ही सपोज अगर ये पूरा डीएनए का आपका एक स्ट्रैंड है, सेगमेंट है, तो ऐसा ही रैंडमली कहीं पे भी ये कट नहीं करेगा। जहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, सपोज वो सीक्वेंस अगर यहाँ पे है, तो यहीं पे वो क्या करेगा, कट लगाएगा, और यहाँ से डीएनए को क्या करेगा, ऐसे ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके का आपको सेगमेंट दिखाई दे जाएगा, लाइक दैट, इस तरीके से। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक क्लास ऑफ एंजाइम है, जिसका बेसिकली प्राइम फंक्शन ये होता है कि वो स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस पे क्या करेगा, जाकर के कट लगाता है, मीन्स एक्ट करता है, और डीएनए को वहां पे क्लीव करने क्या करता है, काम करता है, मीन्स ब्रेकआउट करने का काम करता है। ये जब आप जीन क्लोनिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, बेसिक बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे आप किसी भी डीएनए के सेगमेंट को, डिजायरेबल सीक्वेंसेस को किसी प्लाज्मिड में अगर आप इंसर्ट कराते हैं, तो वहां पर आपको ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखने को मिलता है, और आपको पढ़ने को भी मिला होगा। कई सारे ऐसे बायोटेक्निक्स में टेक्निक है, लाइक आरएफएलपी है, वहाँ पे भी आप आरई को यूज़ करते हैं, और सदर्न ब्लॉटिंग है, वहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस पे क्या करेगा, कट लगाता है, और डीएनए को ब्रेक करने का काम करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये क्या इसका फंक्शन है। सो पहला ऑप्शन दे रखा है टू ऐड अ न्यू न्यूक्लियोटाइड। ऐड करने का कोई बात ही नहीं है, सिर्फ कट लगाने का काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। टू जॉइन न्यूक्लियोटाइड, ये भी स्टेटमेंट गलत है। टू जॉइन न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये भी गलत हो जाएगा। टू क्लीव न्यूक्लिक एसिड एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, न्यूक्लिक एसिड का मतलब यहाँ पे डीएनए से है। याद रखें कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे काम करेगा, वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, ना ही आरएनए के सीक्वेंसेस पे, मींस आरएनए के स्ट्रैंड पे काम करेगा, और ना ही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करेगा। ये हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए। इसके लिए क्लासेस अलग से लेक्चर हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, और उसमें बाकायदा पूरी फुल डिटेल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर के, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके मैकेनिज्म को लेकर के, उसके टाइप्स को लेकर के। तो वो लेक्चर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल के लिए जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी,
और ऑप्शन नंबर डी आपको कहता है कि कोई एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होगा, वहाँ पे क्या करेगा, क्लीव करेगा, मीन्स कट लगाने का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया यहाँ पे कि मान लीजिए आपका ये पूरा डीएनए का सेगमेंट है और यहाँ पे आकर के कोई स्पेसिफिक आरई मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट लगाता है। तो अब ये सेगमेंट बन जाएगा, सेगमेंट आपका एक ए बन जाएगा, ए एक बन जाएगा बी और एक बन जाएगा सी। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला जो सवाल है वो ये, दैट इज हाउ डज बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मीन्स कहाँ से आप इसको निकालते हैं या कहाँ पाया जाता है। तो बैक्टीरियल सेल्स जो है वो प्राइम सोर्स है। अब तक ये रिपोर्ट की गई है कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरियल जो सेल्स होती है उनके सेल्स में पाया जाने वाला एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और ये एंजाइम यहीं से क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, और यही से आइसोलेट करके पूरे डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मेडिसिन में दिया जा चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा डिस्कवरी रहा था। इसके बाद बहुत सारा रेवोल्यूशन आ गया था बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के फील्ड में। सवाल ये कर रहा है कि अगर ये डीएनए का सोर्स भी, मतलब ये डीएनए पे क्या करता है, कट लगाने का काम करता है। तो जो बैक्टीरियल सेल्स से इसको आप आइसोलेट करते हैं, मीन्स जहाँ पे ये पाया जाता है उसके पास तो भी तो अपना खुद का डीएनए है, तो ये इसका डीएनए भी तो इस डीएनए पे भी तो ये काम कर जाना चाहिए, मीन्स इसको पूरा का पूरा कट कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बेसिकली उस बैक्टीरियल सेल्स की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है। दैट मीन्स उसका जीनोम ही अगर कट हो जाता तो फिर वो सारे के सारे जितने भी जीन्स थे सब खराब हो जाते हैं, और अगर ऐसा होता तो फिर ना ही कोई प्रोटीन बना पाता और ना ही कोई फंक्शंस परफॉर्म कर पाता। तो टेक्निकली यहाँ पे मतलब तो ये है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जो सेल्स से वो निकाला जा रहा है। सवाल यही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो कि ये बैक्टीरिया, ये एंजाइम उस बैक्टीरियल सेल्स में जो डीएनए है उसको उस पे काम नहीं कर रहा है जिस सेल्स से वो निकाला जा रहा है, जबकि बाहर में अगर डीएनए है तो वहाँ पे आसानी से वो काम कर जा रहा है। इसकी प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि डीएनए का सोर्स क्या है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो प्लांट सेल्स का हो, चाहे वो एनिमल सेल्स का हो। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर होगा और वो स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होती है अगर वो पाई जाएगी तो वो उस पे क्या करेगा, कट लगाएगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका सोर्स क्या है, दैट मीन्स वो कहाँ से लिया गया है। तो अगर इसी ये प्रॉपर्टी को देखा जाए तो यहाँ पे बैक्टीरिया का जो खुद का डीएनए है उसको भी वो क्या कर देना, कट कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का कारण है बैक्टीरिया अपने लिए एक मैकेनिज्म दैट इज ऐड कर देता है। और वो मैकेनिज्म क्या है कि जो भी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पे कट करना होता है, उस सीक्वेंसेस पे ये क्या करता है, एक ग्रुप का एडिशन करता है। इसको आप बोलते हैं CH3 ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप। और ये मिथाइल ग्रुप के ऐड हो जाने की वजह से जो उसकी, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कोई भी जो एंजाइम्स होते हैं उनके स्पेसिफिक क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं, राइट। और ये एक्टिव साइट्स का जो रीजन होता है, दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोई सबस्ट्रेट मिलेगा तभी क्या करेगा, इसको जाकर के ये बाइंड कर पाएगा, जैसा कि आपको इंड्यूस्ड फील्ड एंड लॉ फील्ड मॉडल पढ़ाया जाता है, राइट। तो ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, इस मिथाइल ग्रुप के लग जाने से वो जो सीक्वेंस पे इसको कट लगाना था वहाँ पे ये एडिशनल ग्रुप लग जाने की वजह से उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है और एंजाइम वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता है। तो बैक्टीरियल सेल्स अपने डीएनए में मिथाइलेशन मीन्स CH3 ग्रुप का एडिशन करके अपने आप को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। ये इसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है टू प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। अपने डीएनए को बचाने का एक तरीके क्या है, इसका मैकेनिज्म होता है। बड़ा ही कॉमन सा मैकेनिज्म है, वो फुली कभी आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या दे रखा है, एडिंग मेथाइल ग्रुप टू द एडेनिन एंड साइटोसिन, using DNA ligase to seal the bacterial DNA, adding histone to the protect double stranded DNA और forming sticky and other bacterial DNA sequences। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके, गलत हैं। पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है, मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है एडेनिन पे और साइटोसिन पे। याद रखें कई बार आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि बैक्टीरिया अपने आप को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने के लिए मिथाइलेशन करता है कौन से बेस पे। तो ये बेस का भी आप नाम याद रखिए, एडेनिन और साइटोसिन, मतलब A एंड C। इन दोनों पे ही क्या होगा, आपका CH3 ग्रुप का एडिशन हो जाता है और जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस कटिंग साइट पे या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पे बाइंड नहीं कर पाता और वो कट डीएनए को नहीं कर पाएगा। तो ये बैक्टीरिया का अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट होने को बचाने से। अगला जो सवाल है वो आपसे पूछ रहा है, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर स्प्लाइसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ प्लाज्मिड एंड इंसर्टिंग द प्लाज्मिड इनटू द बैक्टीरियम। मतलब पूछ रहा है सिंपली कि आपसे
कि कोई भी बैक्टीरिया है, मतलब कोई भी डीएनए का सीक्वेंस है, उस डीएनए के सीक्वेंस को कैसे आप प्लाज्मिड में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और प्लाज्मिड में इंसर्ट करने के बाद इसको बैक्टीरिया में क्या करेंगे, मतलब इसको ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो ये डिजायरेबल डीएनए का सीक्वेंस हो जाएगा, जिसको आप डी के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपका प्लाज्मिड हो जाएगा और ये आपका होस्ट में बैक्टीरिया हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजायरेबल डीएनए होता है उसको आप क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे जो भी सोर्स हो। यहाँ पे सोर्स आपको दैट इज दे रखा है कि बैक्टीरियल सेल्स है, तो यहाँ पे आपका सोर्स बैक्टीरियल सेल्स हो जाएगा। तो पहला स्टेप्स क्या होगा, बैक्टीरियल सेल्स से डीएनए को निकालना। जब आप उसको निकाल, मतलब मान लीजिए यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स है, आपने यहाँ से डीएनए क्या किया, निकाला हुआ है, और ये आपका क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए को आप क्या कराएंगे, रिस्ट्रक्शन एंजाइम से पहले ट्रीट कराएंगे। जब आप इसको ट्रीट कराएंगे उसी टाइम पे इस प्लाज्मिड को भी ट्रीट करा देंगे, तो दोनों में क्या होगा, कट लग जाएगा। और कट लगने के बाद स्ट्रक्चर आपका जो कुछ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये प्लाज्मिड जो मैं आपको सिंगल लेयर बना के दिखा रहा हूँ, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बन जाएगा, लाइक दैट। और ओके, और ये जो डीएनए कट होगा यहाँ पे रिस्ट्रक्शन एंजाइम को लगाने के बाद, वो भी इस तरीके से कुछ कटा कटा हुआ आपको दिखाई देगा, लाइक दैट, इस तरीके से। ठीक है। अब ये डीएनए जब कट जाएगा, मतलब पहले आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया डीएनए को, कहाँ से, सेल्स से, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, रिस्ट्रक्शन एंजाइम से ट्रीट कराया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाइगेट करेंगे, ले आकर के दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और देन जब ये पूरा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने का मतलब हो गया कि इसमें अब डिजायरेबल डीएनए का भी क्या था, पार्ट है। मान लीजिए कि डिजायरेबल डीएनए का पार्ट आपका ये ग्रीन तरीके से मैं कर दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन डीएनए ये बन जाएगा। तो इसको आप बोलते हैं आरडीएनए, मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए को क्या किया आपने, बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। तो यही स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स आपका एक्सट्रैक्शन का, दूसरा स्टेप्स आपका रिडक्शन यानी डाइजेशन का, तीसरा स्टेप्स आपका ज्वाइनिंग का मींस लाइगेशन का, चौथा आपका होता है दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन का। ये स्टेप्स होते हैं इनिशियली जब आप किसी भी प्लाज्मिड डीएनए को या किसी भी डिजायरेबल डीएनए को किसी प्लाज्मिड में डाल करके होस्ट सेल्स में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, पहला ये हो जाएगा सीक्वेंस में। और इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे, कट द प्लाज्मिड डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा हो जाएगा मींस थर्ड। फिर इसके बाद सेकंड, फिर इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड टू द प्लाज्मिड डीएनए टू नॉन प्लाज्मिड डीएनए, ये ऐड कराएंगे। इसके बाद लाइगेज करेंगे, एक्स्ट्रा स्टेट यहाँ पे दे रखा है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यूज लाइगेज टू सील द प्लाज्मिड डीएनए, फिर इसका क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो मतलब थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट। सो थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ऑर्डर दे करके, सीक्वेंस के किस सीक्वेंस में काम करता है। हालांकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस है आपके, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी ठीक तरीके से पढ़ी हुई है तो, अदरवाइज फिर आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है दैट इज व्हाट की बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आर ऑफनली आइडेंटिफाई बाय विच प्रोसेस। अगर कोई बैक्टीरियल सेल्स है और इस बैक्टीरियल सेल्स में कोई एक प्लाज्मिड है जो कि डिजायर्ड डीएनए को मींस दैट इज रिक्वायर्ड डीएनए को क्या किया हुआ, कंटेन किया हुआ है, जिसको कि आप उस प्लाज्मिड को आर मीन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अगर बैक्टीरियल सेल्स में है, आप ये कैसे पता करेंगे, राइट। पता करने का तरीका हमारे पास होता है, जैसे इनएक्टिवेशन मेथड बोला जाता है, या फिर ब्लू वाइट टेस्ट से भी आप पता लगाते हैं कि हाँ बैक्टीरियल सेल्स रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं। इसका जो मेथड होता है वो यही होता है कि जो नेचुरली जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें, उस प्लाज्मिड में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सॉरी एंटीबायोटिक के लिए क्या पाए जाते हैं, साइट्स पाए जाते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जीन थी। मान लीजिए एक आपका क्या हो गया, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दैट इज टेट्रासाइक्लिन होगा, राइट। मतलब इसका ये हुआ कि ये वाली बैक्टीरिया या ये वाला प्लाज्मिड आपका ऐसे मीडिया पे भी क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, जहां पे एम्पिसिलिन भी डाला गया हो और इसके बाद क्या गया, टेट्रासाइक्लिन भी डाला गया हो, राइट। अब जो आपका डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस है, वो आपने क्या किया कि इस टेट्रासाइक्लिन जीन को यहाँ से हटा दिया और उसी की जगह पे आपने डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अगर ये डीएनए यहाँ पे जाकर के रिकॉम्बिनेंट हुआ होगा, इसका मतलब ये कि टेट्रासाइक्लिन वाली जो जीन होगी वो क्या होगी, इनएक्टिव हो चुकी होगी। इनएक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि अब ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन अगर एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो कराएंगे तो ग्रो बेसिकली वहां पे क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई।
एम्पिसिलिन पे अभी भी बेसिकली ये क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे नहीं कर पाएगा, वो एंटीबायोटिक उसे क्या करेगा, किल कर देगा। ऐसे मेथड को बेसिकली आप इनएक्टिवेशन मेथड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इनएक्टिवेशन मेथड में आप जो भी बैक्टीरियल का प्लाज्मिड होता है उसके पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, उन्हीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्या किया जाता है, क्लीव किया जाता है, और उसी क्लीव किए गए सेगमेंट में डिजायर्ड डीएनए को, दैट मीन्स ये वाले डीएनए क्या कर जाते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट हुआ है तो इसका मतलब अब ये वाली जो सेल्स होगी वो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक का मीडिया होगा उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सिर्फ किस पे करेगा, दैट इज द एम्पिसिलिन वाले पे। तो ये कंफर्मेशन देता है आपको कि हाँ, ये आपका जो आपने डिजायर डीएनए को डाला था वो रिकॉम्बिनेंट बना भी है या नहीं, और वो सेल्स में ट्रांसफर हुआ भी है कि नहीं। राइट, तो इस तरीके से कर लेते हैं। तो होपफुली कि अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एग्जामिन द सेल विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नहीं ऐसा नहीं है। और यूजिंग रेडियो टू ट्रांसलेट टू द लोकेट द प्लाज्मिड डीएनए, नो ऐसा भी नहीं है। एक्सपोजिंग द बैक्टीरिया टू द एंटीबायोटिक दैट किल द सेल्स लैकिंग द रेजिस्टेंट प्लाज्मिड जीन या प्लाज्मिड, ये वाला आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा है, नेक्स्ट है कि रिमूविंग द डीएनए ऑफ ऑल सेल्स इन कल्चर टू सी विच सेल्स हैव प्लाज्मिड, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपसे ये बता रहा है कि एक्सपोजिंग द बैक्टीरिया टू एन एंटीबायोटिक दैट किल्स सेल लैकिंग द रेजिस्टेंट प्लाज्मिड जीन, बैक्टीरियल सेल्स को ऐसे एंटीबायोटिक से क्या क्या एक्सपोज कराया जाता है जो कि अगर उस बैक्टीरियल सेल्स में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होगी तो क्या करेगा, उसको मार देगा, जो कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस तरीके से ये कंफर्म करते हैं कि जो भी आपका डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंस था वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, मींस रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं। अगला सवाल है, दैट इज व्हाट द डीएनए फ्रेगमेंट मेकिंग अप जीनोमिक लाइब्रेरी आर जनरली कंटेन्ड इन, किस चीज में होते हैं, मतलब जीनोमिक लाइब्रेरी जो बनती है, इस पहले तो ये आपको समझना होगा जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। किसी भी इंडिविजुअल्स का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम का मतलब जो जीनोम है उसके सारे जो जीन हैं उन जीन की मल्टीपल कॉपी क्या की जाती है, तैयार की जाती है और तैयार करके रखा जाता है। तो मल्टीपल कॉपी आप कैसे तैयार करते हैं, तैयार करने के लिए क्या होता है कि आपके पास जो जीनोम होती है पहले आप उसको क्या कराते हैं, एक्सट्रैक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बन जाता है, और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को आप क्या करते हैं, इनकी मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं। मल्टीपल कॉपी कैसे बनाएंगे, इस डिजायर डीएनए को आपने क्या किया, प्लाज्मिड में फिर से क्या करते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद फिर आप इसको बैक्टीरियल सेल्स में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तब जाकर किसी मल्टीपल कॉपी क्या होती है, तैयार होती है। तो टेक्निकली होता क्या है कि जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाने के लिए आपके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होना चाहिए, मतलब रिकॉम्बिनेंट जो बैक्टीरियल है मतलब प्लाज्मिड है वो होना चाहिए, और उसी को आप ट्रांसफर करते हैं एक होस्ट सेल्स में जो कि बैक्टीरिया होता है जनरली, और तब जाकर के वो क्या बनता है, उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार होती है। राइट, तो यही सवाल वो पूछ रहा है, द फ्रेगमेंट मेकिंग ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी आर जनरली कंटेंट इन, किस चीज में कंटेंट किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट वायरल आरएनए, और इंडिविजुअल सेल और डीएनए आरएनए हाइब्रिड। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या हुआ, ऐसे प्लाज्मिड जिसमें कि आपका डिजायरेबल डीएनए है, और यहाँ पे डिजायरेबल डीएनए क्या है, ये सेगमेंट जो कि आप उसकी जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डज अ जीनोमिक लाइब्रेरी डिफर फ्रॉम अ सीडीएनए लाइब्रेरी। तो पहले तो इनका नॉर्मली आप मतलब समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी और इंडिविजुअल्स का जो डीएनए है, उस डीएनए का अगर आपने क्या किया, जीन के सारे कॉपीज को, मल्टीपल कॉपीज को क्या किया, आपने बना करके रख लिया, लाइब्रेरी आपने बना ली, ढेर सारी इसकी कॉपी बना ली है, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द जीनोमिक लाइब्रेरी। और अगर उस डीएनए का पहले आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, दैट मीन्स जैसे सपोज जो भी आपका डीएनए है उससे आरएनए बना, और उस या तो फिर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके उसको सीडीएनए बना लेते हैं, और वो सीडीएनए को क्या करते हैं, जब रखते हैं तो ऐसे लाइब्रेरी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ सीडीएनए लाइब्रेरी, मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में और नॉर्मल डीएनए में डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो नॉर्मली आपका दैट इज ह्यूमन जीनोम होता है, मींस जो जीनोम होते हैं यूकैरियोटिक्स के, उनमें बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, दैट इज द इंट्रॉन्स के। तो ये ऐसे सीक्वेंसेस आपको मिलेंगे लाइक एज इंट्रॉन और एक्सॉन। इंट्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो आपका ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है, रिमूव हो जाता है, मींस जब आपका ये इस डीएनए से जब आपका आरएनए बनता है, आरएनए अगर कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, पूरा प्रॉपर बनेगा, तो ये आरएनए जब बनता है तो यहाँ पे क्या होती है, आरएनए प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे इंट्रॉन स्प्लाइसिंग और 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम टेलिंग होता है। तो स्प्लाइसिंग के टाइम पे ये आरएनए क्या होता है, पूरा का पूरा सिर्फ अब यहाँ पे जो आएगा, दैट इज मेच्योर आरएनए जो बनता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं, मीन्स कोडिंग वाले पार्ट होते हैं, सारे इंट्रॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे निकल जाते हैं।
राइट? तो इस डीएनए के कंपैरेटिवली ये जो आरएनए होती है इसकी साइज़ क्या होती है? छोटी हो जाती है। अब इस आरएनए को आपने क्या किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ किया जिसको कि आप आरटी भी बोलते हैं। अब इसी का ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा यहाँ पे? डीएनए बना देगा और इसी डीएनए को आप बेसिकली क्या बोलते हैं? दैट इज़ द cDNA के नाम से जानते हैं। तो ये cDNA में और इसमें क्या फ़र्क आया? आपको यहाँ पे समझना होगा। ये cDNA जो है इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सॉन वाले कोडान हैं, मीन्स एक्सॉन वाले सीक्वेंसेस हैं। जबकि ये जो नॉर्मल डीएनए है उसके पास एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है, मतलब कोडिंग भी है और नॉन कोडिंग भी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तब बनाई जाती है या ज़रूरत उसकी तब पड़ती है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिर्फ़ इस बात को डिनोट करता है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जीन ऐसे जीन का सीक्वेंसेस है जो कि क्या है? कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो कि किसी न किसी प्रोटीन को क्या कर रहे हैं? कोड कर रहे हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी जो होती है उसमें कोडिंग एज़ वेल एज़ नॉन कोडिंग मीन्स एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों का ही सीक्वेंसेस पाया जाता है। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो जीनोमिक लाइब्रेरी की जो साइज़ होती है बड़ी होती है, cDNA की साइज़ क्या होगी? छोटी होगी। दूसरा जीनोमिक डीएनए आप किसी इंडिविजुअल्स के किसी भी स्टेज पे, किसी भी सेल्स से अगर आप निकालते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा उसकी उसकी अमाउंट क्या होगा? फिक्स होगा, मतलब वो सेम आएगा। लेकिन जबकि अगर आप यहाँ पे एमआरएनए से जो बना रहे हैं, एमआरएनए चूँकि अलग-अलग सेल्स पे अलग-अलग उसका एक्सप्रेशंस होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी बॉडी के कोई 2 सेल्स है, सपोज़ एक आपका लिवर सेल्स है और एक कोई मान लीजिए स्टमक सेल्स है, राइट? तो दोनों में अलग-अलग क्या है? प्रोटीन्स काम करते हैं, दोनों सेल्स में। डीएनए दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में प्रोटीन का एक्सप्रेशंस क्या होगा? अलग-अलग होगा। प्रोटीन के एक्सप्रेशंस होने के लिए क्या चाहिए? आरएनए चाहिए। इसका मतलब दोनों ही सेल्स में आरएनए अलग-अलग बन रहे हैं। तो एक ही इंडिविजुअल्स का अलग-अलग स्टेज पे, अलग-अलग सेल्स से लिए गए आरएनए का अमाउंट अलग होगा। दैट्स व्हाई वो आरएनए लाइब्रेरी मीन्स cDNA लाइब्रेरी क्या होगी? वेरिएबल होगी। जबकि जीनोमिक जो लाइब्रेरी होती है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है। किसी भी सेल्स से आप लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे किसी भी सेल्स में नंबर ऑफ डीएनए कितना होगा? 46 होगा। चाहे वो सेल्स आपकी मैच्योर सेल्स हो, चाहे वो डेड होने वाली हो, चाहे वो ग्रोइंग सेल्स हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ जो जीनोम मीन्स डीएनए होगा वो 46 ही होगा। चाहे मतलब लिवर सेल्स हो, चाहे स्टमक सेल्स हो, उसमें परिवर्तन चेंजेस होने वाले नहीं हैं। लेकिन जबकि cDNA का दैट मीन्स आरएनए का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है cDNA में और cDNA लाइब्रेरी में और जीनोमिक लाइब्रेरी में। तो होपफुली उसके बेसिस पे आप आंसर अगर आप लगाएँगे तो आसानी से आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाना चाहिए। पूछ रहा है दैट इज़ स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बता रहा है? Genomic library contain only non-coding whereas the cDNA library contain only coding sequences। ऐसा स्टेटमेंट है? नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? बताया यहाँ पे ये कि दो ये वाली जो होती है वो इंट्रॉन मीन्स नॉन कोडिंग, एक्सॉन मीन्स कोडिंग, दोनों को कंटेन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। Genomic library varies dependent on the cell type used to make it, whereas the cDNA library content does not। ये जस्ट उल्टा दे दिया है आपको आपको कंफ्यूज करने के लिए। cDNA के बारे में अगर ये स्टेटमेंट होता कि वो वेरीज करता है तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता। तो स्टेटमेंट ये भी क्या है? गलत है। cDNA का जो अमाउंट होगा वो वेरी कर सकता है, वो टाइप पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा, जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी का वो चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पे दूसरा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, जीनोमिक लाइब्रेरी कैन बी मेड यूजिंग रिस्ट्रक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज ओनली। क्या जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है? Whereas a cDNA library requires both of these as well as reverse transcriptase exactly and DNA polymerase। आपको यहाँ पे मैंने बताया कि आप cDNA कैसे बनाते हैं। डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, राइट? जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है और फिर इसके बाद आप उसका उस आरएनए से क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं जहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो डाइजेशन तो सभी में होगा, ये कॉमन हो जाएगा। ज्वाइंट भी करना है तो वो भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका कहाँ पे लगेगा? सिर्फ जीनोमिक cDNA लाइब्रेरी में, न कि जीनोमिक लाइब्रेरी में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? आपको यहाँ पे सही बता रहा है कि बेसिकली जो ऑप्शन नंबर सी है वो ये बता रहा है कि जो cDNA लाइब्रेरी होती है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डीएनए पॉलीमरेज भी लगता है रिस्ट्रक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज के अलावा, जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी में रिस्ट्रक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे वेक्टर से दे रखा है, ईस्ट आर्टिफिशियल, जिसको कि आप YAC के नाम से भी जानते हैं। ये
कई बारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है यैक, मैक, पैक ये सब सारे जो आर्टिफ़िशियल आपके क्रोमोसोम से बने हुए वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि ईस्ट आर्टिफ़िशियल क्रोमोसोम कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या-क्या उसके पास होता है? सेंट्रोमियर ओनली, टेलोमियर ओनली, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओनली, सेंट्रोमियर, टेलोमियर ओनली नहीं। सेंट्रोमियर भी होता है, टेलोमियर भी होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस भी होगा। ऑप्शन नंबर ई क्या होगा इसके लिए सही हो जाएगा। डियर एस्पिरेंट्स आप ऐसे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए अपने बेसिस पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और सॉल्व करूँगा। और अगर आपकी प्रिपरेशंस खुद से हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टेस्ट सीरीज़ की तलाश में हैं, तो एमएस बायोलॉजी आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करता है और एमएस बायोलॉजी के ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी, यूपीएचएससी ज़ूलॉजी के नाम से अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसे स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे क्लासेस है जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आपको सारे वीडियोज़ एंड पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएँगे पूरे यूनिट वाइज़ के। तो आप वो भी कोर्स को आप देख सकते हैं। 2 कोर्सेज़ हैं अभी फ़िलहाल यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी के लिए। एक तो है आपका टेस्ट सीरीज़ के लिए और दूसरा आपका है दैट इज़ द कोर्स के लिए मीन्स स्टडी मटेरियल के लिए, राइट? तो आप इसको चाहें तो एमएस बायोलॉजी की ऐप पे देख सकते हैं और काफ़ी कम प्राइस पे है जितना कि आप अच्छे से अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेस्ट सीरीज़ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है और पीडीएफ मिल जाते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और पीडीएफ वगैरह एटसेट्रा। और स्टडी मटेरियल में आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं पूरे लेक्चर्स के और उनके पीडीएफ्स हैं और बाकी पेपर भी कुछ डिस्कस किए हुए हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन सेल्फ नहीं हो पा रही है, आपको ज़रूरत है, तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इस कोर्स को लेने के लिए या आप परचेज़ करने के लिए, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।